हेलो दोस्तों, हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी भी किसी फुल मून पूर्णिमा की तरह होती है। महीने में एक बार आती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है और 15 से 20 दिनों में लगभग गायब हो जाती है। लेकिन मून तो धीरे धीरे फिर से बढ़ जाता है। हमारी सैलरी के पैसे एक बार खत्म हुए तो फिर बाकी महीने उधारी, क्रेडिट कार्ड या बची खुची सेविंग्स से काम चलाना पड़ता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे पैसे कम होने की बजाय बढ़ते जाए और इतना बढ़े कि हमारी सारी जरूरतें पूरी करके हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और अर्ली रिटायरमेंट दिला दें? वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिच बनने के लिए आपको दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बल्कि ज्यादा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। यानी अगर आप छोटी छोटी खर्चों की बजाय इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको कुछ ही सालों में उस मुकाम तक ले जा सकती है जो आप सोचते हैं। अब देखते हैं अजिंक्य, सचिन और रोहित की कहानी। ये तीनों दोस्त नासिक से पुणे आए थे अपनी ड्रीम जॉब और ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद लेकर। तीनों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री और बड़े बड़े सपने थे। अजिंक्य को शुरू से रियल एस्टेट में दिलचस्पी थी, सचिन को स्टॉक मार्केट फैसिनेटिंग लगता था, जबकि रोहित बस अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता था। कोई टेंशन नहीं, बस मजे। लकली तीनों में सबसे पहले रोहित को जॉब मिली जिसकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये थी। पुणे आकर रोहित ने पार्टी कल्चर, नए नए रेस्टोरेंट्स, नाइट लाइफ और वीकेंड गेटअवेज एंजॉय करने का फैसला कर लिया। 23 साल का रोहित अब इंडिपेंडेंट और मैच्योर फील कर रहा था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से अलग रहना शुरू कर दिया। उसने अपने ऑफिस के पास अपार्टमेंट ले लिया जहां रेंट 10 से 12,000 रुपये था। दूसरी तरफ सचिन और अजिंक्य कोंधवा में रह रहे थे जहां किराया कम था और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा। अजिंक्य की जर्नी अलग थी। उसके पास शुरुआत में जॉब नहीं थी, वो अपने पापा से पैसे मंगाकर खर्च चलाता था, लेकिन वह रियल एस्टेट मार्केट की गहराई से स्टडी कर रहा था। 2018 तक 23 साल का अजिंक्य 10 रुपये की चाय और वाडा पाव पर गुजारा करके इतनी नॉलेज इकट्ठी कर चुका था कि अब उसे बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और कैपिटल की तलाश थी। अजिंक्य को यह पता चला कि हड़पसर अगले 10 से 15 सालों में जबरदस्त डेवलप होने वाला है, इसलिए उसने एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब पकड़ ली। सैलरी भले ही कम थी लेकिन नॉलेज का खजाना था। एक दिन उसे ऐसी प्रॉपर्टी का पता चला जहां नया कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था और प्लॉट्स एलोकेट किए जा रहे थे। अजिंक्य ने अपने डैड को कॉल किया और 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के लिए कहा, ये भरोसा दिलाते हुए कि आने वाले 10 सालों में यहाँ जबरदस्त ग्रोथ होगी और अगर हम 3-4 प्रॉपर्टीज ऐसे ले लें तो फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। जाहिर है टिपिकल इंडियन फादर को मानाना आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह कन्विंस करके अजिंक्य ने उन्हें रेडी कर ही लिया। साल 2023 में वह प्रॉपर्टी रेडी हो गई। वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल्स भी खुल गए और अजिंक्य ने प्रॉपर्टी रेंट पर डाल दी, जिससे उसे करीब 2% रेंटल यील्ड मिलने लगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रही और 5 सालों के अंदर उसकी वैल्यू 3,17,000 तक पहुंच गई और मासिक किराया 6,000 रुपये मिलने लगा। साथ ही उसकी नौकरी की प्रोफाइल भी सुधर रही थी। यानी अजिंक्य ने आय कमाने से पहले स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया, जिससे भविष्य में पासिव आय आती रहे। दूसरी तरफ रोहित 2023 में 25 साल का हो चुका था और उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई थी। अब वो पुणे की फ्लैशी लाइफस्टाइल का एडिक्ट बन चुका था। सैलरी बढ़कर 50,000 रुपये हो गई थी और 3 साल जॉब एक्सपीरियंस के बाद वो हर वो चीज करने लगा जो उसके कॉलीग्स करते थे। जब दोस्तों ने कार खरीदी तो रोहित का भी मन मचल गया। वो शोरूम गया और 6 लाख रुपए की वैगन आर पसंद कर ली। ऑब्वियसली 6 लाख रुपए लंप सम नहीं थे तो ईएमआई बना ली। अब रेंट के अलावा 12,000 रुपये ईएमआई का नया बर्डन था। यानी 50,000 रुपये सैलरी में 12,000 रुपये रेंट और 12,000 रुपये कार ईएमआई, टोटल 24,000 रुपये फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया था। अब कार आ गई, सब कूल लग रहा था। धीरे धीरे एक लाइफ पार्टनर की एंट्री भी हो गई। रोहित ने खुद को ऐसा प्रेजेंट किया जैसे उसके पास लॉर्ड्स ऑफ मनी है और वो खूब एंजॉय करता है। पार्टनर ने भी वही इमेज बना ली। अब उसकी 25,000 रुपये की जो बचत होती थी वो भी खर्च होने लगी। टाइम गुजरता गया। रोहित बेटर जॉब्स की तलाश में स्विच करता रहा। शादी हो गई, फैमिली बन गई, लेकिन जब भी वो अपने ओल्ड फ्रेंड्स के बारे में सोचता उसे लगता कि वो अभी भी वहीं के वहीं हैं और उसने लाइफ में कितना प्रोग्रेस कर लिया है। फाइनली 11 साल की मेहनत के बाद
जब रोहित 36 साल का हुआ, उसे ऐसी जॉब मिल गई जहां 1 लाख रुपए प्रति माह सैलरी थी। अब उसे लगा इट्स टाइम टू बाय माई ओन हाउस। अब रोहित और उसकी वाइफ ने पुणे में अपना ड्रीम होम तलाशना शुरू किया। कई लोकेशंस देखने के बाद उनकी नजर हड़पसर के एक शानदार 3 BHK फुली फर्नीचर्ड अपार्टमेंट पर पड़ी, जिसकी कीमत 90 लाख रुपए थी। अब भले ही दोनों की कुल आय 1 लाख रुपए मान ली जाए, पर 90 लाख रुपए की डील सीधे कैश में तो पॉसिबल नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी 20 लाख की सेविंग्स से डाउन पेमेंट कर दी और बाकी 70 लाख का होम लोन लेकर EMI शुरू कर दी। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि करीब 58,000 प्रति माह की EMI के साथ उन्होंने अपना सपनों का घर ले ही लिया। सारे पेपर वर्क और लोन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद जब प्रॉपर्टी ओनर रिवील्ड हुआ तो रोहित लिटरली शॉक्ड रह गया। जिस फ्लैट को रोहित ने खरीदा था वो किसी और की नहीं बल्कि अजिंक्य की प्रॉपर्टी थी। वही अजिंक्य जिसने 2011 में ये फ्लैट 15 लाख में खरीदा था। अब सोचो, 11 साल बाद यानी 2022 में जब अजिंक्य ने प्रॉपर्टी बेचने का प्लान बनाया, असल में ये टर्न अराउंड इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि 2011 का डेवलपिंग पुणे अब 2022 में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। मॉल्स, स्कूल्स, IT पार्क्स, हाईवेज सब रेडी थे। अजिंक्य ने तब स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट किया था और अपनी सैलरी से कमाई हुई एक्स्ट्रा अर्निंग्स को बार बार रियल एस्टेट में री इन्वेस्ट करता चला गया। इस तरह आज उसके पास पुणे में 4 प्रॉपर्टीज थीं, जिनमें से एक अब रोहित की हो चुकी थी। जब रोहित ने डील फाइनलाइज होने के बाद अजिंक्य को फेस टू फेस देखा तो वह दंग रह गया। अजिंक्य ने कैजुअली बताया, भाई मैंने इन 13 सालों में 4 प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं। असल में मैंने पुणे में तब इन्वेस्ट किया जब लोग सोच रहे थे क्या यहाँ डेवलपमेंट होगा भी या नहीं। और देखो, रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो इन्फ्लेशन से बच निकलता है, उल्टा इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रो करता है। साथ ही राइजिंग प्रॉपर्टी रेट्स और आसपास के डेवलपमेंट की वजह से रेंटल इनकम भी बढ़ती रहती है। यानी अजिंक्य के पास अब कंपाउंड ग्रोथ और रेंटल इनकम दोनों का फायदा था। 36 की एज में उसके पास इतना वेल्थ था कि वो चाहता तो अर्ली रिटायरमेंट ले सकता था और उसके एसेट्स खुद ब खुद उसके लिए इनकम जनरेट कर रहे थे। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल बी वर्किंग टिल योर लास्ट ब्रेथ। और यही बात रोहित की जिंदगी में पूरी तरह फिट बैठ रही थी। बातचीत के दौरान जब सचिन का नाम आया तो रोहित ने क्यूरियोसिटी से पूछा, यार सचिन आजकल कहाँ है? कहीं जॉब के लिए स्ट्रगल तो नहीं कर रहा? अजिंक्य ने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, उसकी तो स्टोरी ही अलग है। उसने 2 साल नियमित नौकरी करने के बाद दलाल स्ट्रीट पर कदम रखा और अब वहीं काम करता है। चलो उसको कॉल करता हूँ। थोड़ी देर में तीनों दोस्त एक होटल के कैफे में मिले। सचिन अपनी कार से उतरा, दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके सिंपल लाइफस्टाइल को देखकर रोहित से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, भाई तुम्हारा क्या सीन चल रहा है? पैसा वैसा ठीक से बना या नहीं? इस पर सचिन ने बड़ी काल्म और ग्रेसफुल स्माइल के साथ रिप्लाई दिया, भाई बस अगले 5 साल में रिटायर करने वाला हूँ। ये सुनकर रोहित के मन में हलचल मच गई। एक बंदा ऑलरेडी रिटायर हो चुका, दूसरा 5 साल में होने वाला है और मैं 20 साल तक EMI भरूंगा। क्यूरियोसिटी में रोहित पूछ बैठा, कहीं लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? सचिन हंसते हुए बोला, नहीं भाई, लॉटरी नहीं, सेविंग्स और कंपाउंडिंग का मैजिक है। फिर उसने अपनी जर्नी शेयर करनी शुरू की। सचिन ने बताया कि उसकी पहली जॉब एक ट्रेडिंग फर्म में IT टेक्नीशियन के तौर पर लगी थी। वहां काम करते करते उसने स्टॉक मार्केट बेसिक्स सीखना शुरू कर दिया। 25,000 रुपए सैलरी में से वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता रहा। सचिन ने 50-30-20 नियम अपनाया। 50% नीड्स जैसे रेंट, ग्रोसरीज, 30% वांट्स और एंटरटेनमेंट और बाकी 20% यानी 5,000 रुपए SIP से इंडेक्स फंड्स में। इंडिया के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स एवरेज 10 से 12% एनुअल रिटर्न्स देते हैं। धीरे धीरे सचिन ने इन्वेस्टिंग की दुनिया में ग्रिप बना ली। 5 साल तक कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग और सीखने के बाद उसे समझ आ गया कि अगर अर्ली रिटायरमेंट चाहिए
तो सिर्फ नौकरी से नहीं, साइड हसल और इन्वेस्टिंग दोनों जरूरी हैं। सचिन ने फ्रीलांसिंग में फाइनेंशियल असिस्टेंस देना शुरू किया। 28 की एज में जहां कई लोग यूपीएससी और नौकरी के बीच कंफ्यूज्ड रहते हैं, सचिन तीन कामों से इनकम जनरेट कर रहा था। फुल टाइम नौकरी, फ्रीलांसिंग और इन्वेस्टमेंट्स। इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी की वजह से वो अब अगले 4-5 साल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब पहुंच चुका था और अब सचिन हर महीने 1,50,000 रुपये अर्न कर रहा था। फिर उसने बताया कि सबसे पहले जो पैसा उसने 5 सालों तक एसआईपी से बनाया था, वही उसका पहला टर्निंग पॉइंट बना। उसने एक्सप्लेन किया कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो ऑन एवरेज 10 से 12% एनुअल रिटर्न दे रहा था, वहां उसके 5,000 रुपये प्रति माह के साथ 10% स्टेप अप ने 5 साल में 4,92,250 रुपये बना दिए। इसके बाद उसने 8,000 और ऐड किए और 5 लाख की लंप सम इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में डाल दी। उस स्टॉक पोर्टफोलियो से उसे लगभग 17% एवरेज रिटर्न मिलने लगा। 10 साल में यही पैसा ग्रो होकर 24 लाख रुपए तक पहुंच गया। लेकिन सचिन जानता था कि सिर्फ इतना ही अर्ली रिटायरमेंट के लिए इनफ नहीं है, इसलिए उसने दोबारा निफ्टी 50 में एसआईपी शुरू करने का प्लान बनाया। इस बार छोटी राशि नहीं, बल्कि भारी राशि निवेश करने का प्लान था। उसका एम था कि अगले 10 से 12 सालों में 1,01,50,000 रुपए एक्यूमुलेट करके खुद को फाइनेंशियली फ्री कर सके। इसके लिए उसने डिसाइड किया कि 1,20,000 रुपए की मंथली इनकम में से 70,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करेगा और 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग को अप्लाई करेगा। 7-3-2 रूल बेसिकली कहता है कि अगर आप हर साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 10% इंक्रीमेंट करते हो तो पहले 50 लाख रुपए बनने में 7 साल लगते हैं, फिर अगले 50 लाख रुपए सिर्फ 3 साल में बन जाते हैं और अगले 50 लाख के लिए बस 2 साल वेट करना पड़ता है। सचिन ने यह फिगर लॉक किया 70,000 प्रति माह और अपनी कैलकुलेशन रन की, जो लगभग यही दिखा रही थी कि 7 साल में 50 लाख रुपए, 10वें साल में 1 करोड़ रुपए और 12वें साल में 1,50,00,000 रुपए का सरप्लस रेडी हो जाएगा। साथ ही उसके पास उस समय तक 25 लाख रुपए का स्टॉक पोर्टफोलियो भी होगा, जिससे उसे डिसेंट डिविडेंड इनकम आती रहेगी। लेकिन यहाँ कैच यह था कि सचिन को एक चीज ने परेशान कर दिया। उसने सोचा, क्या 1,50,00,000 जो 12 साल बाद मेरे पास होंगे, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी सेम वैल्यू रखेंगे? तब उसने इंडिया का 6% एवरेज इन्फ्लेशन रेट कंसिडर किया। जब उसने इन्फ्लेशन एडजस्ट करके कैलकुलेशन की तो रियल वैल्यू 1,50,00,000 की सिर्फ 71 लाख के आसपास रह गई। यानी नाम मात्र सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन वास्तविक खरीदारी की शक्ति काफी कम हो जाती है। यही समझदारी सचिन के वित्तीय योजना में अगली महत्वपूर्ण स्टेप बन गई। तो अब सचिन को यह क्लैरिटी मिल चुकी थी कि सिर्फ 1,50,00,000 से उसका काम नहीं चलेगा। उसे रिटायरमेंट के लिए रियल टर्म्स में कम से कम 1 करोड़ की जरूरत थी आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। इसलिए उसने अपने एसआईपी अमाउंट को शुरुआत से ही अपग्रेड कर दिया और 50,000 रुपए प्रति माह निवेश करना शुरू कर दिया। और जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हो, 732 नियम कंपाउंडिंग की मदद से उसका 1 करोड़ का टारगेट अगले 12 सालों में आराम से अचीव हो गया, वो भी इन्फ्लेशन के बाद। अगर कंपेयर करें तीनों फ्रेंड्स को, तो सचिन ने बाकी दोनों को स्मार्टली आउटप्ले कर दिया। अजिंक्य को रियल एस्टेट में कंपाउंडिंग का पावर मिल गया था और 36 की एज में वो फाइनेंशियली फ्री हो चुका था, थैंक्स टू द बल्क कैपिटल जो उसके पापा ने राइट टाइम पर इन्वेस्ट कर दिया था। अगर सचिन की टेक्निकल और मल्टीपल इनकम सोर्सेज वाली स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकली एप्लीकेबल लगी, जबकि रोहित ने इस माइंडसेट को अडॉप्ट करने की कोशिश ही नहीं की। अब देखो, अजिंक्य 36 की एज में रिटायर हो चुका है और सचिन भी अगले 4 साल में रिटायरमेंट प्लान कर रहा है। लेकिन रोहित, उसे अभी एटलीस्ट 20 साल और जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी होम ईएमआई, बच्चे की कॉस्टली स्कूल फीस और जो लैविश लाइफस्टाइल उसने शुरू से बिल्ड कर ली थी, उन सबको मेंटेन करने में उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, इजीली 1 से 1,50,000 रुपए प्रति माह। यही सबसे बड़ा फर्क होता है मिडिल क्लास माइंडसेट और रिच माइंडसेट के लोगों में। मिडिल क्लास लोग सैलरी आते ही सोचने लगते हैं,
कहाँ खर्च करें, क्या शॉपिंग करनी है, कौन सी नई चीज खरीदनी है। शायद आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी आते ही शॉपिंग लिस्ट तैयार हो जाती है। अगर रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट में यस लिखो। वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने सोर्सेज से पैसा अर्न किया जाए, कैसे अर्ली रिटायरमेंट सिक्योर किया जाए और कैसे कंपाउंडिंग का मैजिक मैक्सिमाइज किया जाए। मिडिल क्लास लोग पावर ऑफ लॉस और ईएमआई में फंस कर रह जाते हैं, जो उन्हें धीरे धीरे ड्रेन कर देता है। वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अपनी वेल्थ बिल्ड करते हैं और इवेंचुअली फाइनेंशियली फ्री बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यहाँ से थोड़ी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।